मित्रों, स्वागत है आपका। होप यू आर डूइंग फाइन एंड वेल। आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन एंड वेल। तो एज यू सीन द थंबनेल पे देख ही लिया है कैसे एफआर रिवाइज करें। तो ये वीडियो में मैं आ चुका हूँ आपके साथ लेके कैसे एफआर रिवाइज करें। तो आई होप सो आपने एक बार पूरा एफआर पढ़ लिया हो, लेक्चर देख लिया हो या फिर सेल्फ स्टडी कर लियो। अब अपन चेक करेंगे, अब अपन ये देखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक है, तो रिवाइज करने से पहले जो भी ये सारे पॉइंटर्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो बस इसी को हम डिस्कस करेंगे अच्छे वे में थोड़ा। सो होप सो यू हैव कंप्लीटेड होप सो यू हैव कंप्लीटेड योर लेक्चर। तो पहली चीज़ तो आई होपिंग कि आपने एक बार अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, आपके पास सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैंड रिटन आपने लिख लिए हैं, एंड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स एंड ऑल दिस थिंग है वो आपने बना लिया है। अगर आपको ये नहीं पता हाउ टू स्टडी एफआर, तो इसका भी वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। अदरवाइज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो वहाँ से भी देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ यू नीड टू रिवाइज ऑल थिंग्स इन अ सेम वे एज यू आर रिवाइजिंग योर लास्ट डे। तो आपको रिवीजन कैसे करना है वो देखो। आपको रिवीजन के टॉपिक ऐसे चूज करने हैं जैसे आप एग्जाम के लास्ट डे पे कैसे रिवाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल अब एफआर अपना पहला पेपर होता है, तो आप इसको कम से कम 6 to 5 डेज देते हो। बहुत सारे लोग 7 डेज भी देते, बट मिनिमम मिनिमम इज 5 डेज इज रिक्वायर। तो कम से कम आपको 5 डेज तो देने पड़ेंगे एफआर को रिवाइज करने के लिए। 3.5 डेज पूरा रिवीजन एंड 1.5 डेज फॉर स्मॉल रिवीजन। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव 6 or 7 डेज यू कैन गिव इट टू। तो आपको इसी तरह रिवीजन करना है जैसे आप लास्ट के 5-6 डेज में रिवीजन करो कि पहले ये टॉपिक उठाया, फिर ये उठाया, ये उठाया। तो आपको उस हिसाब से अपने रिवीजन को बनाना है। पहले ये चैप्टर करना है, फिर ये चैप्टर करना है, फिर ये चैप्टर करना है। तो आपने जिनसे भी पढ़ा होगा उन्होंने भी आपको बना के दिया होगा कि पहले आप ये टॉपिक कर लो, ये टॉपिक कर लो। तो जो प्रायोरिटी वाले टॉपिक है वो पहले करने हैं। जैसे जो इंडेक्स हर बार एग्जाम में टेस्ट होता है वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है। फिर वो इंडेक्स जो कभी कभी टेस्ट होता है वो, और थर्ड इंडेक्स जो कभी टेस्ट नहीं होता उसको ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना, उसको पढ़ के जाना है, देख के जाना है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। अगर आपको कुछ इतना आइडिया नहीं है तो आप क्या करो, अपने इंडेक्स को, अपने पूरे सिलेबस को इस 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दो। लार्ज इंडेक्स, मिड इंडेक्स, स्मॉल इंडेक्स एंड द थ्योरी टॉपिक। थ्योरी टॉपिक भी अपना होता है। लार्ज इंडेक्स, मिड इंडेक्स, स्मॉल इंडेक्स में आप क्लासीफाई कर दोगे। लार्ज इंडेक्स में क्या आ जाता है, अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन, फिर सी एफ एस आ जाता है, फिर एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी आ जाता है, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये भी थोड़ा लार्ज पड़ जाता है। लीजेस मिड वाले में काउंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। देन मिड इंडेक्स की बात करें तो पीपीई आ जाता है। लीजेस भी आप इसमें थोड़ा डाल सकते हो। फिर आपका रेवेन्यू वाला हो गया। दिस काइंड ऑफ मिड इंडेक्स की पढ़ लोगे तो कवर हो जाएगा। इन सबसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन आपका स्मॉल इंडेक्स हो गया, इंडेक्स 37, इंडेक्स 2, इंडेक्स 38, इंडेक्स 40, ये जितनी भी चीज़ें। मिड इंडेक्स में एक आपका इंटेंजिबल एसेट्स वो भी आपका मिड इंडेक्स में आता है। ये सब आपको क्लासीफाई करना है एज पर योर विल कि क्या ये लार्ज में है, क्या ये मिड में है, क्या ये स्मॉल में। ठीक है, और आपने एक बार सिलेबस पढ़ा तो आपको आइडिया तो मिल ही चुका होगा कि कौन से लार्ज इंडेक्स है, कौन से मिड इंडेक्स है, कौन से स्मॉल इंडेक्स है। एंड थेरी वाले जो आपके टॉपिक है वो भी आपको कवर करना है। ठीक है ना। वाइल रिवाइजिंग फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करो, सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग द फर्स्ट टाइम, सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू फील, राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट एंड एडजस्टमेंट ऑल। तो आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो जितने भी क्वेश्चन आपने आईएमपी मार्क किए उसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम सॉल्व करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज उसके कुछ ट्रिकी नोट्स, एडजस्टमेंट अगर आपको लिखने हैं तो वो भी आपको लिख लेने। अगर आपने इसके पहले नहीं लिखा है, फर्स्ट टाइम आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट रिवीजन करते टाइम ही आपको एक बुक बनानी है जिस बुक के अंदर सारे क्वेश्चन के क्रक्स नोट्स आपके होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आया तो मुझे ये करना है। एडजस्टमेंट के नोट्स होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ एडजस्टमेंट बोला तो हमें ये चीज़ें करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये आपको रिवीजन, नेक्स्ट रिवीजन और थर्ड रिवीजन में आपको बहुत हेल्प देने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले कोई भी एडजस्टमेंट नोट्स या फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक नोट्स ऐसा कुछ नहीं बनाया या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स ऐसा कुछ नहीं बनाया, तो फर्स्ट रिवीजन में आप मेक श्योर करो कि ये सारी चीज़ें आप बना लो। एक छोटी सी बुक लो, पतली सी, और उसमें सारे एडजस्टमेंट, क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स, वो सारी चीज़ें आप लिख लो। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप लास्ट डे पे रिवाइज कर रहे रहोगे तब। मार्क माई वर्ड्स। नाउ आफ्टर रिवीजन राइट क्वेश्चन पेपर। तो जैसे आपका पेपर हो जाए, एक बार रिवीजन आपने कर लिया, फर्स्ट रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर सेकंड रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर आपको प्लानर के बारे में कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, सो आफ्टर रिवाइजिंग राइट डाउन क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर लिखना है। यस, यू हैव टू राइट क्वेश्चन पेपर ऑफ फुल 100 मार्क्स। इफ़ यू फील आपको किसी टॉपिक में ही पूरा, अगर आपको कोई इंडेक्स इतना अच्छे से नहीं आ रहा तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स का आप चैप्टर वाइज टेस्ट ले सकते हो, चैप्टर वाइज दे देना। लेकिन आई विल रिकमेंड यू पूरा इंडेक्स, पूरा पूरा एफ आर पढ़ो
एंड फिर आप टेस्ट दे दो। अगर आपको लग रहा है पूरे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आधा पढ़ के आधा टेस्ट देना, फिर आधा पढ़ के आधा टेस्ट देना, बट टेस्ट तो लिखना ही है। टेस्ट से आगे पीछे कुछ भागने की ज़रूरत नहीं। अगर आप टेस्ट यहाँ पे नहीं लिखोगे ना तो ICAI आपका टेस्ट लेगा, ठीक है, वो जो मेन एग्ज़ाम होता है ना, वो मेन एग्ज़ाम है, फिर वो आपका मॉक टेस्ट लेता है। तो वैसा कुछ भी नहीं करना है, आपको टेस्ट लिखना है। मिनिमम 2 पेपर्स यू हैव टू राइट इफ़ यू वांट कि आपको एग्जाम में 50 से 60 स्कोर हो जाए, ठीक है। 60 तो चलो वो अलग चीज़ है, बट मिनिमम 50 अगर आपको चाहिए तो आपको मिनिमम 2 टेस्ट तो लिखना ही है। देन रिवाइज योर सिलेबस एटलीस्ट 2 टाइम्स, और जो 3 टाइम होगा वो तो 1 डे, वो जो 4-5 डेज बिफोर एग्जाम है आप वहाँ पे रिवाइज कर लोगे बिफोर द फाइनल एग्जाम। एंड मेक इंपॉर्टेंट एंड द LDR क्वेश्चन। तो जब भी आप चीज़ें करते रहोगे उस टाइम पे ही आपको इंपॉर्टेंट और LDR क्वेश्चन मार्क कर लेना है, ठीक है। वॉट एवर इज योर इंपॉर्टेंट, वॉट एवर इज योर LDR क्वेश्चन, जस्ट मार्क इट डाउन देयर ऑन करके। नाउ देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये इंपॉर्टेंट नोट ये मैंने खुद से लिखे हैं। अगर आपको इसमें से कुछ फॉलो करना है यू कैन फॉलो इट अप, अदरवाइज यू कैन एज पर योर वेल। तो सबसे पहले बात है कि जो कोई चैप्टर्स लेते हैं, जस्ट चैप्टर्स लाइक बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड द कंसोलिडेटेड एफर्ट्स। अब इसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी इजी चैप्टर। हाँ सर इजी थोड़ी है, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है, हाँ इजी इसके कंसेप्ट हैं, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है ना वो बड़ा होता है। अभी इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जो 5 मार्क्स के आएंगे, सिर्फ गुडविल निकाल के दिखाना है, NCI बताना है, ठीक है, फिर आपको कैलकुलेशन ऑफ फिर नेट एसेट्स वैल्यू करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें एडजस्टमेंट आएगी। एक तो 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आएगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे बैलेंस शीट बनाओ, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया बैलेंस शीट बनाओ, 2 कंपनी का बैलेंस शीट देंगे और बोलेंगे बैलेंस शीट बनाओ, CFS बना के बताओ। तो वो जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है ना उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड एग्जामिनर भी नो एंड यू ऑल्सो नो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में ज़्यादातर इसके क्वेश्चन नंबर 1 में ही आते हैं, कंपलसरी में ही आते हैं, तो आप उसे छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे चैप्टर्स के जो बिजनेस कॉम्बिनेशन और जो CFS उसके छोटे वाले कंसेप्ट, यानी आप कंसेप्चुअली पूरी क्लैरिटी ले लो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने में पीछे मत हटो, जितने भी छोटे छोटे वाले क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लेने हैं। NCI कैसे निकालना है, गुडविल कैसे निकालना है, एनी अदर टॉपिक वॉट एवर मे बी देयर करके सारी चीज़ें कर लो। बट जो बड़े वाले क्वेश्चन है ना उसके पीछे ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। एक बार सॉल्व कर लिया बस दैट्स डन, बिकॉज वो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में ना आपका पूरा दिन चल जाता है, 1 से 2 दिन चल जाता है, ठीक है। कभी कभी बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड CFS करने में 4 डेज चल जाता है। बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन, ये तो छोटे क्वेश्चन देखो, कंसेप्चुअली क्लैरिटी लो, बट ये मत रखो कि वो एग्जाम में आएगा ना तो आपका करेक्ट ही होगा, बिकॉज एग्जाम में वैसा जो प्रेशर होता है ना तो वो आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड CFS के क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होता है। इट इज फ्रैंकली एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई एम टू यू करके, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने पिकअप किया, पूरा लिखा आपने, ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड CFS, और लिखते लिखते कहीं पे भी अगर एक सिली मिस्टेक्स भी होगी ना पूरा आपका पूरा बैलेंस शीट खत्म हो जाता है और पूरा आंसर खराब हो जाता है, स्टेप मार्किंग कितना ही मिलेगा। तो लोग सब क्या सजेस्ट करते हैं, एंड इवन आई एम आल्सो सजेस्टिंग यू कि बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड CFS ऑलवेज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन द लास्ट, ऑलवेज जितना मार्क्स मिले उतना मार्क्स बटोरने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वैसा क्वेश्चन होता है ना जिसको आप हमेशा ट्राई करो कि लास्ट में अटेम्प्ट करने की, क्योंकि वो जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 1 है जिससे एग्जामिनर चाहता है कि आपको वो अटेम्प्ट करना ही है, पर वहाँ जहाँ आपकी गलती हुई आप एग्जाम में थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे और फिर आप चीज़ें अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। तो इस वाले पॉइंट पे बस मैं इतना ही बोलूँगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड CFS और एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके वो भी एक चैप्टर है, इसको आप जब समझ के जाओ, देख के जाओ, इनके इसके अंदर डूबना नहीं है ज़्यादा। छोटे वाले कंसेप्ट कर लो, बड़े वाले कंसेप्ट करने की जगह पे आपने एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया ना, बस देख लो कैसे सॉल्व हुआ है, बस बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है। वो होने के बाद जितना टाइम आप उसको 3-4 बार और प्रैक्टिस करने में लगाओगे उतना ही टाइम आप छोटे वाले इंडेक्स पे थोड़ा ध्यान दे दो ना, क्योंकि छोटे इंडेक्स आप 2 आवर्स दोगे ना आपका खत्म हो जाए। और हो गया अगर छोटे इंडेक्स में से MCQ आ गया, 2 नंबर आपके जेब में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स आपके जेब में, क्योंकि छोटे इंडेक्स ना बहुत क्रिप्स एंड क्लियर है, एकदम सॉर्टेड है, सिंपल है। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दो ना। लोग क्या कहते हैं, C कैटेगरी करके वो सब छोड़ के चल जाते हैं, फिर वो आ जाता है एग्जाम में 15-20 मार्क्स का, और वहाँ से मार्क्स बटोरने होते हैं, लेने होते हैं, और हमको वो तो आता ही नहीं है, जबकि होता है कंसेप्ट बहुत इजी इजी करके, बट हमने पढ़ा ही नहीं है तो हमको आता ही नहीं है। हम जाते हैं CFS बिजनेस कॉम्बिनेशन के चक्कर में एकदम डूब जाते हैं, और फिर पता चलता है एग्जाम में वो भी गलत होके आ गया। इतना टाइम दिया, 6-7 दिन पढ़ने में, लेक्चर देखने में भी हमने टाइम दिया 25-25 घंटे, 30-30 घंटे, वो भी गया ये भी गया।
उतने घंटे हम छोटे इंडेक्स को देंगे, पूरा छोटा इंडेक्स भी कवर हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे एंड 15-20 नंबर फ्रूटफुल्ली आपके हाथ में आ जाएगा। तो बस इसके ऊपर एक नोट था, दैट्स आई एम टेलिंग टू यू, बिकॉज मैंने भी वही किया था, बिजनेस कॉम्बिनेशन CFS करके हमेशा जाना है, और एग्जाम में जब वो पेपर आने का तो फिर वो करेक्ट तो होता नहीं था, हम लास्ट में ही सॉल्व करते थे, वो CFS बिजनेस कॉम्बिनेशन लास्ट में ही सॉल्व करना पड़ता था, और कितना मार्क्स मिलेगा क्या नहीं उसके भी कोई भरोसे नहीं है। तो आप ये बड़े जो चैप्टर्स है उसके ऊपर आप सिर्फ कितना ध्यान देना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, और छोटे वाले उसके सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, बड़े क्वेश्चन देख के जाओ, मना नहीं कर रहा हूँ। नाउ डू स्मॉल कंसेप्ट बट डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, टाइम ऑन बिग क्वेश्चन टू मच, ठीक है, तो वही मैंने, आप इसके छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो बट अपने टाइम को वेस्ट मत करो टू मच बिग क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि इसका करेक्ट होने के एग्जाम में चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्लियर एवरी कंसेप्ट, FR के अंदर जहाँ पे भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, टेक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज यहीं पे एग्जामिनर आपके MCQ में खेलेगा। तो जब आप रिवाइज करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड द लीजेस डू इन अ वन स्ट्रेच, जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर करो और लीजेस करो, इसको आप वन स्ट्रेच में कर देना, क्योंकि दोनों लिंक होते हैं, दोनों में ही आपको प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट यूज़ करना होता है, डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट यूज़ करना होता है, तो आप ये वाले चैप्टर्स वन स्ट्रेच में करना। एंड लीजेस के अंदर भी एक मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर दो तरह के मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन एक बार करो, 2 बार करो, ज़्यादा उसमें भी दिमाग फोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो तकरीबन वही क्वेश्चन उठ के आएगा, अगर आया तो ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, जो क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के होते हैं ना, एग्जामिनर वही क्वेश्चन ज़्यादातर ट्राई करता है कि दे दिया जाए, क्योंकि उसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे, ऑलरेडी वो हार्ड है, वो ऑलरेडी नहीं आ रहा है, और उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो वैसे क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा अपने को स्ट्रेस नहीं लेना है, 1-2 बार अच्छे से कर लेना, दैट्स इट बस। नाउ फॉर स्मॉल इंडिया सी सिलेबस वाइज क्लासिफिकेशन, हाँ, अगर आप स्मॉल इंडेक्स कर रहे हो तो आपको सिलेबस वाइज क्लासिफिकेशन देखना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आपका ये चैप्टर, आपका जो इंडेक्स है ना, FR का पेपर, वो चैप्टर्स में बटा हुआ है। जैसे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स, इसमें से 2 नंबर का MCQ पक्का आएगा, लिमिट के ऊपर या फिर कोई भी चीज़ों के ऊपर। देन चैप्टर नंबर 2, ये लोग छोड़ के चल जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर्स है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर जब आप चैप्टर नंबर 3 में आओगे ना, आपको देखो 3 यूनिट्स दिखेगा, एक आपको इंडेक्स 1 पढ़ना है, फिर 34 पढ़ना है, फिर 7 पढ़ना है। तो होता क्या है, ये तीनों में से कोई एक इंडेक्स के ऊपर ही, ज़्यादातर एक इंडेक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। बहुत रेयर चांसेस हो गए तो 2 इंडेक्स के ऊपर उन लोग ने क्वेश्चन बना दिया तो बना दिया। तो पास्ट अटैम्प, अगर पिछले अटैम्प में इंडेक्स 1 पे क्वेश्चन आया, तो इस अटैम्प में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 34 और 7 पे क्वेश्चन उठ के आ जाए। जब आप रिवीजन करो तो पहला प्रायोरिटी 34 और 7 को दो, फिर लास्ट प्रायोरिटी इंडेक्स 1 को दो, अगर ये पिछले एग्जाम में आया हुआ है तो। अदरवाइज जैसा आपके फैकल्टी ने पढ़ाया आप वैसे भी जा सकते हो, बट इतना फिक्स है कि ये तीनों में से एक इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या फिर 2 के ऊपर भी आ सकता है वैसा। चैप्टर नंबर 4 भी देखोगे तो यहाँ पे 3 इंडेक्स है, ये तीनों में से एक इंडेक्स के ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फिर MCQ में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही वैसा। फिर आप आगे बढ़ोगे, देखो ये पूरा आपका असेट के ऊपर इंडेक्स है। अब ऐसा नहीं कि इसमें से किसी एक पे आएगा, इसमें से 3-4 पे आएगा, क्योंकि उनको क्या वेटेज सेट करना होता है, इसका वेटेज होता है, ठीक है। फिर आपने ये पूरा पढ़ लिया, सबसे बड़ा इंडेक्स असेट वाला है एक, ये पूरा बड़ा इंडेक्स है। फिर आप चैप्टर नंबर मॉड्यूल 3 में चैप्टर नंबर 6 देखोगे तो ये दोनों में से कोई एक के ऊपर पक्का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक के ऊपर एक पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी तीनों में से किसी एक के ऊपर या फिर 2 के ऊपर। EPS तो हर बार पूछ ही लेते हैं, तो EPS जो जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ना, जो रियल लाइफ में भी अप्लाई होते हैं, उनको ये लोग नहीं छोड़ते। जैसे डिस्क्लोजर हो गया, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हो गया, EPS हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, दे विल आस्क यू ऑलवेज, बिकॉज ये रियल लाइफ में भी यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं। बट ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि तीनों में से किसी एक पे ही आएगा, तीनों पे पूरा तीनों के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली 3 यूनिट दिए तो एग्जामिनर क्या करता है, तीनों में से कोई एक यूनिट के ऊपर क्वेश्चन पिकअप कर लेता है, सो दैट उसका जो वेटेज वाला पार्ट है वो कवर हो जाए इस वे में। फिर आप चैप्टर नंबर 9 देखोगे तो इंडेक्स 115 में से क्वेश्चन पक्का कंपलसरी आपको हर बार मिलने वाला है। चैप्टर नंबर 10 में फिर अदर इंडेक्स, एग्रीकल्चर इंडेक्स 20, इसमें से भी आपको एक इंडेक्स के ऊपर पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा पिछले अटेम्प्ट में कौन सा इंडेक्स आया था, तो वो वाले इंडेक्स को थोड़ा लास्ट में करना है, बाकी के बच्चों में 2 इंडेक्स को प्रायोरिटी भी करना। और इसमें भी ना, ये छोटा इंडेक्स है, इसमें छोटे छोटे बड़े इंडेक्स रहेंगे, तो आपने जब क्लासीफाई किया होगा मिड, बिग एंड स्मॉल, तो उसमें आपको चेकआउट कर लेना। फिर आप जब चैप्टर नंबर 11 देखोगे, ये पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंडेक्स है, ये भी आएगा पूरा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है, एक क्वेश्चन लोग यहाँ से पूछ लेते CFI वगैरह वैसा, और दूसरा पूछना रहा तो डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव, रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन ऑफ दिस, हेज अकाउंटिंग, इसके ऊपर पूछ लेता है।
और इस वाले में क्या होता है कि जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है उसमें बस नंबरिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, बाकी कंसेप्ट तो सेम होता है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको ध्यान देना। फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन आ गया, फिक्स है। बिजनेस कॉम्बिनेशन या CFS दोनों में से कोई एक के ऊपर पूरा बैलेंस शीट बनाने आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं 5 नंबर का CFS के ऊपर क्वेश्चन दे देंगे साइड में। अगर क्वेश्चन नंबर 1 CFS में तो कहीं ना कहीं बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन दे देंगे साइड में। तो इसके कंसेप्चुअल छोटे वाले करके जाने, बड़े को इतना लोड नहीं ले रहा है, क्योंकि वैसे भी अपना पेपर 120 नंबर का होता है, 120 मार्क्स का पेपर होता है ना। सॉरी 120 बोल रहा हूँ, 70 + 14 84 + 30 4 1114 मार्क्स का पेपर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी पूरी इंडिया के लिए ही तो कहीं ना कहीं टफ ही रहता है, तो उसको साइड में ही रखना, उसको लास्ट में अटैम्प्ट करना है, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। देन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, ये आपका पहली बार आया था। देन ये वाले जो 2 चैप्टर है, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंसी, ये थ्योरी वाले टॉपिक है, और इसके ऊपर आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन ज़रूर देखने मिलेगा, ठीक है। 5 मार्क्स का मिलेगा, 4 मार्क्स का मिलेगा, या तो 2 भी मिल सकता है, 8 मार्क्स। तो इसके वेटेज होते हैं 5 to 8 9 मार्क्स। फिर जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें भी बहुत एनालिसिस करना पड़ता है यहाँ वहाँ ऑल दिस थिंग करके। तो दिस इज ऑल योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एंड नेवर इग्नोर थेरी टॉपिक, आपको थेरी वाले टॉपिक इग्नोर नहीं करने हैं। क्या करना है, थेरी वाले टॉपिक को कैसे टैकल करना है, जब आप रिवीजन फेज में हो तो एक थेरी का क्वेश्चन डेली बाय हार्ट करो। ऐसे करते करते जैसे आपका रिवीजन खत्म होगा, आपका एक चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, फिर जब सेकेंड रिवीजन पे जाना तो दूसरा चैप्टर उठा लेना, डेली एक थेरी का टॉपिक रिवाइज करना। ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपके दोनों थेरी के टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड 2 थेरी में से एक थेरी पक्का आएगा, आपके 5 नंबर आपके हाथ में ऐसे आने वाले हैं, 4 to 5 मार्क्स आपके हाथ में आने वाले हैं। तो उसको वेस्ट नहीं करना है ना, उसको यूज़ करो। एंड स्टडी लाइक मिड इंडेक्स वन स्मॉल इंडेक्स। तो जब आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप एक मिड इंडेक्स सॉल्व करना, तो उसके साथ एक स्मॉल इंडेक्स पढ़ लेना। एंड बिग इंडेक्स करना है तो उसको फुल फोकस, अगर आप कोई भी बिग इंडेक्स पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस उस बिग इंडेक्स पे ही रखो। जैसे आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा, पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन, पूरा CFS, देन बिजनेस कॉम्बिनेशन है CFS। अभी मैं बोल रहा हूँ सबसे लास्ट में रिवाइज करना, कान खुल कर सुनना। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड CFS ट्राई करना, अगर आपने बना लिया कि आपको पहले वो करना तो ठीक है, करो अपने हिसाब से, बट आई विल रिकमेंड यू जितना आप उसको लास्ट में करना चाहो उतना बेटर है, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन CFS ऐसा इंडेक्स है, एग्जाम में आ भी गया ना तो करेक्ट होने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। इसलिए मैं बोला उसका टाइम थोड़ा लास्ट में ही देना ज़्यादा बेटर होगा। छोटे वाले कंसेप्ट कर लेना, बट बड़े क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा दिमाग नहीं ये करना है, वेस्ट करना है। डू रेटाफिकेशन ऑफ डेली 1 थ्योरी आंसर एंड रिवाइज इट ऑल्सो करके। जब आप रेटाफिकेशन करो तो उसको डेली रिवाइज करो, डेली हर बेसिस पे, ठीक है। एंड हाउ टू राइट FR का पेपर विल कम अप विद दैट ऑल्सो। तो FR का पेपर कैसे लिखना है, कैसे टैकल करना है, वट आई हैव फॉलो इन FR का पेपर, उसके साथ भी मैं आऊँगा, बिकॉज आई स्कोर्ड एग्जामेशन इन FR, तो आई नो कि हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग करके, ठीक है। सो बेस्ट रिगार्ड, श्री कृष्णा गुप्ता, जस्ट गिव योर बेस्ट। एंड पिक्चर अभी बाकी है, wait, just 1 minute. So thanks for watching first of all. Second thing, hope you enjoyed this video, ठीक है। ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने पूरे अपनी हार्ट एंड सोल लगा दी, ताकि ईच एंड एवरी चीज जो भी इस वीडियो में मैंने आपको कन्वे की है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गॉट इट। The second thing is, if you want to grab the opportunity of a regular course, the link available in the description box. आइए साथ में मिलके पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। एंड सारे क्वेश्चन बाय हैंड मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर कंसेप्ट आपको एवरी कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा, एंड टेस्ट सीरीज भी होगा। एंड आई पास्ट के 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर MTPRTB भी उस कोर्स में कवर होंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका वो कोर्स अच्छे से हो जाए, एंड यू गॉट क्लियर दैट पर्टिकुलर पेपर एंड द सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। फोर्थ थिंग इज, if you want the video on any other topic, ठीक है, just leave a comment, I will come up with that video, got it. And the last thing is feedback. Yes, it is very much required and it is a request, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए। फीडबैक कैसे दे सकते हो? फर्स्ट थिंग, या तो आप कमेंट कर दो। सेकेंड थिंग, या तो आप गूगल फॉर्म भर दो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थर्ड थिंग, जस्ट आप इस मेल ID पे अपना फीडबैक दे सकते हो। So first thing is very simple, just leave a comment. Second thing, fill the Google form. Or third thing, you can just give a mail on this mail ID. And finally is nothing but like this video, share this video and subscribe the channel for more such useful video to make you ahead in your journey. And
बेस्ट श्री कृष्णा गुप्ता, जस्ट गिव योर बेस्ट। आप सिर्फ अपना बेस्ट दो, बाकी सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। बस जस्ट गिव योर बेस्ट। टिल देन श्री कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा, सी यू सून।